नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खरगोन की पावन धरा पर हैं और राधे गोपाल होटल के कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में हैं। यहाँ अभी कुछ देर बाद ही पत्रकार कल्याण परिषद का अधिवेशन होने जा रहा है, जो पत्रकारों का, भारत के पत्रकारों का एकमात्र संगठन है। आप सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। आइए, आपका स्वागत है। और मैं ठहरा बढ़वा का। देखिए सब, थोड़ा बहुत हास्य विनोद भी चलते रहना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो मैं अपने साथ में संचालन की इस भूमिका में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए आदरणीय आशुतोष पुरोहित जी से निवेदन करता हूं, कृपया आप भी मेरे साथ आ जाए, ताकि मैं अपने आप को अकेला महसूस ना करूं। जब कोई बड़ा सहारा साथ में होता है तो फिर राहें आसान हो जाती है। कृपया मेरे साथ पर आना, क्योंकि करना सब आपको ही है। माइक आपने मेरे हाथ में दे रखा है। आइए, बनाइए, बिराइए। मुझे जहां आवश्यकता होगी मैं आपका साथ दूंगा। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं मां सरस्वती की प्रतिमा पर, चित्र पर माल्यार्पण के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं और शशिकांत जी और संतोष भाई राकेश जी से आग्रह करता हूं, कृपया पुष्पहार निकालकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देवें। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष संजय शर्मा जी, चिश्ती जी, आप सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलित करें। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण। रिचारिया जी हैं, हरदा जिला के अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे अभी वरिष्ठ साथी अजीत भाई अभी भी आए हैं। मैं उनको ब्रिजेश राठौर दैनिक भास्कर से ब्रिजेश राठौर। कांति भाई भी आए हैं, अब मंच पर आइए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बड़े सक्रिय पत्रकार है कांति भाई हमारे। कांति भाई आइए। स्वागत की इस मेला में अगर कोई साथी हमारा रह गया है, अब इसके बाद बड़वाए से बता रहे संतोष मांडवी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें और प्रवीण शर्मा जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं वो भी आए। अब कार्यक्रम की गति देने की, स्वागत की विधा समाप्त होती है। मैं प्रवीण भाई से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को व्यवस्थित आगे रूप देगा। राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण परिषद के अधिवेशन में पधारे हुए सभी
हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों का, सक्रिय पत्रकार साथियों का, जो कलम के माध्यम से प्रदीप शर्मा जी से भी आग्रह कृपया में आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अरे खड़े रहो भैया। स्वागत की इस बेला को वीणा को झनकार दे माँ, वीणा को झनकार दे माँ। माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में हमने अपना निवेदन प्रस्तुत किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए, मैं खरगोन जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश चंदेल जी से आग्रह करता हूं कि मंचासीन सभी अतिथियों का पुष्पहार से आप स्वागत कीजिए। आदरणीय सुरेश चंदेल जी, आप सभी कृपया जोरदार तालियों के साथ अतिथियों का सम्मान करें। हाँ भाई, ये आवश्यक है। सुरेश भी, आप सभी का पहले एक बार स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी नईम जी भी, चिश्ती भाई साहब का भी पुष्पहारों से स्वागत करें। प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय संजय शर्मा जी का भी पुष्पहार से स्वागत करें। स्वागत की बेला को और आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी स्थानीय पत्रकार साथियों का भी के माध्यम से भी हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए, इस रस्म के लिए मैं आशुतोष पुरोहित जी से आग्रह करूंगा कि कृपया हमारे सभी साथियों को आमंत्रित कर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत करावें। मंच पे आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करें। पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष शशिकांत शर्मा जी वो भी आए मंच पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बीकन गांव से पधारे हमारे साथी वरिष्ठ साथी प्रवीण जैन जी वो भी मंच पे आए, चिश्ती साहब का स्वागत करें। खरगोन के हमारे नई दुनिया के सेन साहब आए, चिश्ती साहब का स्वागत करें। संजय पाराशर जी आए, नईम भाई का स्वागत करें। संजय पाराशर जी नईम भाई का स्वागत करें। रामेश्वर बड़ौदे जी आए मंच में, नईम भाई का स्वागत करें। विजय कोटले जी आए मंच पे, पप्पू ठक्कर जी आए मंच पे, स्वागत करें। हाँ, हाँ, हाँ। अजय तिवारी जी आए मंच पे, स्वागत करें। वाहिद भाई स्वागत करें, धर्मेंद्र भाई स्वागत करें। नरेंद्र आर्य जी, उमेश रेवले जी आज तक चैनल से हैं, वो भी मंच पर आए, स्वागत करें। एक फोटो में दे देना। अंकित बड़ौदी जी आए मंच पे, स्वागत करें।
रवि परमार जी, जाकिर भाई, नरेंद्र भटोरे जी, आए। आलोक भाई आए, शुभम भाई आए, अमित भालसे जी आए, गुरमीत भाई आए, रोहित भाई आए। सभी को स्वागत करना। अतिथि आए, पहले मैं खरगोन वालों को बुला रहा हूँ, फिर बाहर वालों को सम्मान दिया जाएगा। सर एक मिनट। ईसाक भाई आए, विष्णु बागे जी आए, अंकित भाई स्वागत कर दिया। हाँ, रवि भाई आओ, जाकिर भाई, पुरुषोत्तम भाई आओ, रोनी जी, अगर खरगोन का कोई साथी हमारे छूट जाता है तो स्वागत है मंच पर, आप स्वागत करिए। हाँ, महेश तिवारी जी हमारे सामने ही बैठे। मैं शुभम शर्मा जी जो भीकर गांव से हमारे आए, उनका स्वागत करिए। हाँ, दिनेश गीते जी आए, त्रिपाठी जी आए, आप भीकर गांव वाली हमारी पूरी टीम आ जाए। हमारी भगवानपुरा की टीम है, विजय भाई और उनके सभी साथी मंच पर आए। सभी साथी एक साथ आ जाए। अबरार भाई, अबरार भाई, मोटू भाई सेगांव की टीम है, सेगांव आप आ जाइए। सेगांव अयूब भाई, आप स्वागत करो। हाँ भाई, ये आवश्यक है। आज बड़े गौरव का दिन है कि हमारा राष्ट्रीय मैं मेरा इकाई होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ। खरगोन बड़वानी बाहर से जितने भी पत्रकार साथी आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि हमारे थोड़े से निवेदन से उन्होंने जो उपस्थिति दी है वो गरिमापूर्ण उपस्थिति है, उसका भी हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और हम संगठन तो बहुत है खरगोन में, मगर ये हमारा संगठन हमेशा गरीबों की मदद और बेबाक काम करता है। मतलब बुराई करने वाले नहीं बुराई करते हैं, मगर हमको किसी संगठन से लेना देना नहीं, हम अपना काम करते हैं, जो अच्छा लगे वही काम करते हैं। इसलिए हमने भी हमारे संगठन के और परिवार के लोगों को ही आमंत्रित किया गया है कि हम हमारी बात कह सके, वो अपनी बात कह सके। इसी के लिए सबको धन्यवाद। और आप जो बता रहे पुनः आपका स्वागत, धन्यवाद। क्या मतलब मजेदार डिजाइन डाली यार आपने, इसको भी हम अंजाम देना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शाल श्रीफल से हम सम्मान करवाना चाहते हैं। उनके किए हुए कार्यों को रेखांकित करने के लिए, उनके कार्यों का सम्मान, उनकी जीवटता का सम्मान करने के लिए हम आदरणीय वेदांती त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हम सबके बड़े भाई आदरणीय संजय शर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं कि आदरणीय वेदांती त्रिपाठी जी का शाल श्रीफल से सम्मान करें। जो हमारी भारतीय परंपरा है उसके अनुसार श्रीफल, पुष्पहार और एक और हमने इस स्वागत में कड़ी को जोड़ा है, क्योंकि नर्मदा का हर कंकर शंकर है और शीघ्र ही सावन का महीना आने वाला है। खरगोन जिला इकाई की ओर से निमाड़ के सुप्रसिद्ध नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग भी उन्हें हम भेंट कर रहे हैं। नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, हर कंकर शंकर है। हम आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी जी को मां नर्मदा के पावन जल में स्वयं निर्मित हर हर महादेव, हर 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 हम आदरणीय
अतिथि जी से आग्रह करेंगे कि आगामी सावन में आप अपने पूजा स्थान पर पूरे एक माह सावन मास में नर्मदेश्वर महादेव का जल अभिषेक करें। ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अतिथि उद्बोधन में और इस कार्यक्रम की और राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण परिषद की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं, संगठन की क्या जानकारियां हैं, उस सब के लिए मैं परिषद का ये प्रांतीय अधिवेशन, इसमें हमारे दूर दराज से आए हुए सभी साथी, आदरणीय पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेदांती त्रिपाठी जी, श्री इष्टी भाई, संजय शर्मा जी, हमीद भाई और खरगोन के जिलाध्यक्ष जी एवं हमारे सभी सम्माननीय साथीगण। साथियों, पत्रकार कल्याण परिषद जैसे कि आपको नाम से ही विदित है, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो उद्देश्य है और हमारी जो पीड़ा है, हमारा निरंतर ये उद्देश्य है कि पत्रकारों को, क्योंकि कहा तो सब कुछ जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े आश्वासन दिए जाता है, लेकिन वास्तव में इतनी बुरी दयनीय स्थिति किसी भी समाज की नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति की नहीं होगी जितनी आज पत्रकारों की स्थिति होगी। हमको जो परोसा जाता है वो हम दिखाते हैं, जो सत्ता के नेता करवाते हैं वो हम करते हैं। हमारी व्यवस्था है, इन्हीं व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए, अपने अधिकारों को के प्रति जागरूक करने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए और सही अर्थों में जो दूर दराज पत्रकार बैठे हुए उनको बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में, देश में या राजधानी बैठे हुए पत्रकार तो फिर भी कुछ न कुछ अपना फोकस करके हासिल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो खबरें लाता है, जो माफियाओं से लड़ता है, पुलिस से लड़ता है और जो संघर्ष करता है आम आदमी की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इस देश को की एक एक बात को आगे बढ़ाने के लिए, वो गुम हो चुका है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। खबर लाने वाला जो व्यक्ति है वो गुम हो जाता है। हमारी पीड़ा उसी को लेकर के, उसको प्रोटेक्शन को लेकर के है। जब तक उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता नहीं कर पाएगा, तब तक निष्पक्ष रूप से समाज की सेवा नहीं कर पाएगा, निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगा। और हमें इसी बात की पीड़ा को लेकर के, हम राजधानी में नहीं, दूर दराज से निकल करके हमारा संगठन खड़ा हुआ है और हम उन्हीं लोगों की पीड़ा बन करके आगे बढ़ रहे हैं। हमें कोई ऐसी जगह नहीं चाहिए कि हम राजधानी में बैठ गए और अपना तामझाम फैला लिए, ये नहीं। हम तो छोटे छोटे से लोगों को, दूर दराज बैठे हुए पत्रकार साथियों की आवाज बनना चाहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, सरकार से उनकी लड़ाइयां लड़ना चाहते हैं कि सरकार उनकी व्यवस्थाओं को सुने, उनकी आवाज को सुने। और इन्हीं उद्देश्य को लेकर के हमारा संगठन का गठन हुआ। 2008 में इसका गठन हुआ। निरंतर रूप से हमने कई लड़ाइयां लड़ी। अब चूंकि क्या है, बुद्धिजीवी है, अलग अलग पन्नों में बने हुए हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं होती है, सबकी अलग धारणा होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। आजकल का समय है महिमा मंडल का और बड़े बड़े फोकस का, तो इसलिए उन चीजों से हट करके हम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, पत्रकारों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को आवाज
उठाने का काम कर रहे हैं। इसी कारण से हमने कई आंदोलन लड़े। हमने मुख्यमंत्री का घेराव किया, हमने जनसंपर्क का घेराव किया, कोई संगठन नहीं कर पाया। आप सबकी आवाज उठाने के लिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की आदरणीय वेदांती त्रिपाठी जी की अगुवाई में निरंतर हमने लड़ाई लड़ी और बहुत हद तक इस सरकार के पहले हम सफलता भी हमने हासिल कर ली थी और इसको विधानसभा में पारित भी करवा लिया गया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद ये सारी चीजें रुक गई। जब तक पत्रकारों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं मिलती और तब तक हम निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पत्रकारों को सुरक्षा मिले, पत्रकारों को वेतन मिले, पत्रकारों को अच्छी सुविधाएं मिले। इन्हीं की लड़ाई है। हमारा पत्रकार पुलिस हो, माफिया हो और बड़े बड़े लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आज का समय ही है उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। उनकी आवाज को न दबाया जाए, उनकी बात को न दबाया जाए और लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता हो। इसी बात को उठाने के लिए हम जन जन तक पहुंच रहे हैं, गांव-गांव तक जाते हैं, शहर-शहर तक जाते हैं। हम अपने पत्रकार साथियों को एकजुट करने का हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मिशन है, यही पत्रकार कल्याण परिषद का सही अर्थ में मिशन है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हम सभी लोग पत्रकारिता की फील्ड में, दैनिक जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों के कवरेज के लिए हम जाते हैं। हम उनमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन कार्यक्रमों में आज के हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम में एक अंतर है। वहां हम देखते हैं कि अनेक तरह की विभिन्न फील्ड में काम करने वाली शख्सियतें मंच पर होती है और हम पत्रकार लोग अपनी भूमिका का निर्वाह करके लौट आते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, इसमें अतिथि भी हम हैं और श्रोता आयोजक भी हम हैं। इस कार्यक्रम का ये अजीब सी स्थिति देखकर आरंभ में तो मुझे भी कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए थे, किंतु अब जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम पत्रकार अपनी बात कहने और अपनी बात सुनने के लिए एकत्रित हुए। पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक जी ने संगठन की गतिविधियों के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताया। ये संगठन लगातार कार्य कर रहा है। मैं अक्सर संगठन के सभी प्रांतीय कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आदरणीय संजय शर्मा जी और खरगोन जिले की टीम के साथ में मैं जाता रहा हूं। मैं देख रहा हूं ये अलग तरह से काम करने वाला संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्रकारों के लिए चिंतित होने वाले लोग कम हैं। हमें गौरव है, हमें गर्व है इस बात का कि आदरणीय त्रिपाठी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के कल्याण की बात कर रहे हैं, पत्रकारों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए पूरे देश में सश्रम अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत आसान होता है साहब बात कर लेना, बहुत मुश्किल होता है अपने काम में से समय निकालकर अपनी ही फील्ड के लोगों की भलाई के लिए और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए कुछ कर पाना। हम क्यों करें? मैं 4 लाइनों में कहना चाहता हूं, आप भी करिए, जो योगदान दे सकते हैं दीजिए। क्यों आवश्यक है? हम बदलाव की अपेक्षाएं करते हैं, क्यों आवश्यक है? कि सुनो, अपनी खुशी या गम का रोना भूल जाओगे। सुनो, अपनी खुशी या गम का रोना भूल जाओगे। स्वयं की नस्ल के घर बीज बोना भूल जाओगे। सुनो, अपनी खुशी या गम का रोना भूल जाओगे। स्वयं की नस्ल के घर बीज बोना भूल जाओगे और दहाड़े और गुर्राए मगर भूले जो तुम लड़ना। दहाड़े और गुर्राए मगर भूले जो तुम लड़ना। किसी पिंजरे में पलकर शेर होना भूल जाओगे।
किसी पिंजरे में पलकर शेर होना भूल जाओगे। यदि आप व्यवस्था पर चोट नहीं करेंगे, व्यवस्था से सवाल नहीं करेंगे, तो उस पिंजरे में पलकर रह जाएंगे। तो हमें हमारे अस्तित्व के साथ अपने भविष्य की इबारत भी लिखनी है, नींव भी बनानी है। मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अच्छा, आदरणीय चिश्ती जी से आग्रह करता हूं कि वे आए। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चिश्ती जी अपने विचार व्यक्त करें। साथियों, क्रांतिकारी अभिवादन। जैसा कि नाम से ही विदित है, पत्रकार कल्याण परिषद एक ऐसा संगठन जिसने प्रदेश से हटकर देश के पत्रकारों के कल्याण की भावना को दृष्टिगत रखते हुए काम करना शुरू किया। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश में तो संगठन की नींव यही मध्य प्रदेश से हटकर भी पत्रकार कल्याण परिषद पूरे देश में पत्रकारों को एकजुट कर पत्रकारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में पेश है। 2008 से ये संगठन अपने अस्तित्व में आया है। मोहम्मद नईम खान इसके संयोजक हैं और हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी की सोच धरातल पे भी हमें दिखाई देती है। कई ऐसे पत्रकार जिनका खबरों को लेकर, समाचारों को लेकर प्रताड़ना की वारदात हुई, पुलिस के द्वारा झूठी FIR हुई। इन सभी मुद्दों को लेकर बिना किसी डर के एक जुनून के साथ जो शख्सियत खड़ी होती हुई हमें दिखाई दी, हमें वेदांत दिखाई। आपके यहाँ हमारा ये दूसरी बार आना हुआ है। उस वक्त भी मौसम तवानाई में था और आज भी कुछ खुशनुमा होने को बेताब। आप सभी से मेरा यही आह्वान है कि एकजुटता के साथ में खरगोन जिले में इस संगठन को मजबूती दें। भाई संजय शर्मा, सुरेश चंदेल, जिनके साथ में इस संगठन को और मजबूती देते हुए और काम करें और हमारे स्तर की, प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की कोई भी समस्या हो उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। हमारी पूरी टीम जो मंचासीन है, पूरी टीम हमेशा तैयार है। हमारे मोबाइल, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 24/7 हमेशा चालू रहते हैं। आप आधी रात को भी फोन लगाएंगे तो आपको हमारी आवाज़ सुनने को मिलेगी। इसी के साथ मुद्दों को लेकर बिना किसी डर के एक जुनून के साथ जो शख्सियत खड़ी होती हुई हमें दिखाई दी, वो है वेदांत त्रिपाठी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय चिश्ती जी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद अभिनंदनीय करते हुए मां सरस्वती के इस मंच पर पत्रकार कल्याण परिषद के इस प्रांतीय सम्मेलन में आदरणीय वेदांती त्रिपाठी जी
और उनके साथ आए हुए सभी माननीय सम्माननीय हमारे वरिष्ठ गणों का हम निमाड़ की धरा पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस निमाड़ की धरती से जुड़े हुए हम सभी पत्रकार साथी हमारे देश और प्रदेश की इस संगठन के आए हुए हमारे सम्मानित पदाधिकारियों, हमारे वरिष्ठ जनों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय वेदांत त्रिपाठी जी की उपस्थिति है, इसलिए उन्हीं से इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। आपका आगमन हम सबके लिए गौरव का विषय है। आपका नेतृत्व देश और प्रदेश के पत्रकारों में ऊर्जा का संचार कर रहा है, लगातार पत्रकारिता को और पत्रकारों को उनके कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। मां सरस्वती की पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं, पूर्व अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी उपस्थित हैं, खरगोन जिले के हमारे जिलाध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ससम्मान मंच पर लेकर आए। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय शर्मा जी और हमारे जिला के अध्यक्ष सुरेश चंदेल जी से आग्रह करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वेदांत त्रिपाठी जी को और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जी देंगे। और अगर सोचूं कि सब छोड़ूं मैं गहरी नींद सो जाऊं, अगर सोचूं कि सब छोड़ूं मैं गहरी नींद सो जाऊं, किंतु सपने मेरे मुझको कभी सोने नहीं देंगे, किंतु सपने मेरे मुझको कभी सोने नहीं देंगे। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें, हमें आशीर्वचन दें। पत्रकार कल्याण परिषद के मां नर्मदा के शरण में आयोजित इस कार्यक्रम पर पधारे हुए आप सभी सज्जनों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे प्रिय शर्मा जी, चंदेल जी और सरस्वती की मां सरस्वती की जिन पर विशेष कृपा है, बड़वा के यहाँ हमारे भाई प्रवीण शर्मा जी, आप सभी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हम लोग अपनी आपस में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसीलिए सामने अपने परिवार के सदस्य हैं। मंच पर मोहम्मद नईम खान जी, राष्ट्रीय संयोजक, जो संगठन के लिए 24 घंटे समर्पित है, वो विराजमान है। उनका मार्गदर्शन और संबल सदैव हमें मिलता है, जिसके आधार पर हम लोग आगे की रणनीति तय करते हैं और उस पर काम करते हैं। भाई संजय शर्मा जी, मैं आपका विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस मंच पर आपने वो दुर्लभ सहयोग और सौभाग्य मुझे प्रदान किया जो जल्दी कहीं मिलता नहीं, दुर्लभ होता है। भोलेनाथ के साक्षात आपने दर्शन कराए और उनकी शरण मुझे दी। मैं ईश्वर को पूरी आस्था से मानता हूं और ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि ईश्वर की कृपा से ही सृष्टि का संचालन है, अन्यथा सब शून्य है।
विज्ञान क्या है मैं ये नहीं जानता, आधुनिकता क्या है मैं ये भी नहीं जानता। मैं सिर्फ एक जानता हूं कि प्रभु जो चाहते हैं वही होता है, वो जो करवाते हैं वही होता है, और उन्हीं की यह सृष्टि है, उन्हीं के हम सब खिलौने हैं। और उस परिस्थिति में इस भाव को आपने लागू किया, ये मुझे बहुत इस बड़े अनमोल वातावरण में आज हम अपनी बात करने के लिए आए। कल संजय जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने भीड़ इकट्ठी नहीं की है, महत्वपूर्ण और खास लोगों के साथ एक चर्चा का कार्यक्रम बनाया। अक्सर होता है, बड़ा मंच हो जाता है, दुनिया भर के चीजें बुला लेते हैं और भीड़ भी होती है, जश्न के तौर पर हम मना के चले जाते हैं, और जब हम जाने लगते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम यहाँ क्यों आए, क्योंकि आपसे कोई बात तो हो नहीं पाती, आपके कोई विचार, आपका कोई मार्गदर्शन हमें मिल नहीं पाता, और हम क्या है, काहे के लिए आए, ये बात आपको भी पता नहीं चल पाती। जश्न तो बहुत सारे हम अपने शहर में मनाते रहेंगे, कई मौके मिलेंगे। आज थोड़ा सा समय है तो कुछ अपनी चर्चा कर लें। संचालक महोदय ने जैसा कि बताया कि हम ही अतिथि हैं, हम ही सोता है, हम ही बनता है, हम ही जनता है। आज एक थोड़ा सा समय निकाल कर, और ये सबसे बड़ा झूठ हमें पहले ही कदम पर लिया जाता है। ना हम कोई चौथे स्तंभ है, न इसकी कहीं व्याख्या है, और न इसका उल्लेख है कि हम कोई स्तंभ है या क्या। हमें अपने वास्तविकता की पहचान तो तब होती है जब हम किसी गुंडे मवाली के खिलाफ अपने दर्द की फरियाद लेकर उसकी शिकायत करने थाने पर जाते हैं, और वहां बैठे मुंशी जी उल्टा हमको धमका कर वहां से चलता कर देते हैं। हमने ज्यादा जिद की, अपने 2-4 साथियों को बुलाया, तो उसके बाद दूसरी पार्टी आती है और वो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के चली जाती है। हम वहां घूमते, गिड़गिड़ाते और अपनी बातें दलीलें देते हुए समय गुजारते रहते हैं। फिर एसपी के पास जाते हैं, फिर कलेक्टर के पास जाते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, और अंततः हम पर मुकदमा कायम होता है और हम जमानत पर। अपराध यह होता है कि हम अपने ऊपर हुई ज्यादती की शिकायत करने थाने गए थे, सिर्फ हमारा अपराध इतना होता है। ना कोई विधायक सुनता, ना कोई मंत्री सुनता, ना कोई अधिकारी सुनता। ये किसी एक जगह की बात नहीं है, ये समूची व्यवस्था की बात है। एक लंबे समय से चला आ रहा है, और हम लोग बार बार बात करते हैं, बात करके खाना खा के चले जाते हैं और भूल जाते हैं, उसका कोई निराकरण नहीं होता। इस बीच हम कमजोर हुए। हर शहर में 4-6 संगठन पत्रकारों के हितैषी अपने को मिल जाते हैं। उसी शहर में राष्ट्र से लेकर और ब्लॉक तहसील तक के पदाधिकारी मिल जाते हैं। संगठन क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है, और पत्रकारों के हितों की लाइनें क्या है, ये उस संगठन के सारे लोगों को मिलाकर किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो संगठन वहां काम करता है, वो संगठन वहां अपने हितों की पूर्ति करता है और हमारी जड़ें का। पत्रकारिता के विरोध का यदि कोई काम कर रहा है तो ऐसे बहुरूपीय टाइप के लोग जो समाज में पनप गए हैं वो लोग कर रहे हैं। इसलिए पत्रकारों की और पत्रकारिता की दुर्दशा हो रही है। सबसे पहले तो हमें इस बात की चेतना अपने अंदर लानी होगी, यदि हम पत्रकार हैं तो हम किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, और पत्रकारों की सीमाएं क्या हैं, उनके अधिकार क्या। अक्सर इस बात को लेकर भी हमारी लड़ाइयां होती हैं, और हम हर लड़ाई हारते जाते हैं। कई जिलों के मामले अभी 2 महीने के अंदर सामने आए।
मैं किसी का नाम लेकर उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब हम वहां गए उनसे देखा कि भाई आपके साथ ज्यादती हुई, आपके साथ मारपीट हुई, तो आपको नियमन हमारा एक कानूनी व्यवस्था है, आपको उस कानूनी व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। उसी के तहत हम पूरी कार्यवाही करवा पाएंगे और अपनी बात मनवा पाएंगे। तो जब उनसे पूछा गया साहब आपने क्या किया, तो बोले हम अनशन पे बैठे, 15 दिन से अनशन पे बैठे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अनशन पे क्यों बैठ जाते हो? आपकी समस्या है तो आपको पुलिस में उसकी शिकायत करना चाहिए, प्रशासन में उसकी शिकायत करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सिंपल सी एप्लीकेशन लेकर उसे लेकर साधारण आवेदन नहीं लिख पाते हो थाना प्रभारी को देने के लिए। उन्हें यह नहीं मालूम कि कहां से शुरू करते हैं और कहां अपनी शिकायत को पूरी करें। और जब हम ये बात लेके आईजी या डीजीपी से शिकायत करते हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं, तो वही एप्लीकेशन को हमारे सामने रखते बोले बताइए इसमें समस्या कहां लिखी है, सामने वाले पत्रकार ने क्या मांग की है बताइए। उस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद अपने को भी पता चलता है कि कुछ नहीं, उसमें घटना नहीं लिखे होते। मैंने एक आवेदन पढ़ा देने का, उसमें लिखा श्रीमान चौथे स्तंभ के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, पत्रकारिता की आवाज को कुचला जा रहा है, अन्याय का बोलबाला है, भारी भ्रष्टाचार है, इस पर रोक लगाई जाए। यदि पत्रकारिता की आवाज को कुचला गया, पत्रकारों को दबाया गया, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके विरोध में आज से हम लोग अनशन पर बैठे हैं। 5 दिन बाद यदि हमारी बात पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करेंगे। और नीचे दस्तखत होते हैं, ऐसी अंग्रेजी में तो कोई पढ़ नहीं पाता। ऐसी परिस्थितियों में क्या निदान चाहते हैं हम, इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। ना तो कोई घटना लिखी है, ना कोई परिस्थितियों का उल्लेख है उसमें, और संबंधित पत्रकार के साथ क्या ज्यादती हुई, कौन सी मारपीट हुई, कौन सी लूट हुई, कोई उल्लेख नहीं है। चौथे स्तंभ पर ज्यादती हो रही, चौथे स्तंभ को दबाया जा रहा है। अब जब बात करेंगे तो चौथा स्तंभ तो कोई होता ही नहीं। जब कोई चौथा स्तंभ होता ही नहीं है तो कौन सी ज्यादती किसके साथ हो रही है? मैं ये लाइन से हट के समस्या बता रहा हूं आपको कि जो पत्रकारों के बीच में समस्या खड़ी है, और फिर वो नाराज भी होते हैं कि आप आए और आपने उस सीआई का ट्रांसफर नहीं कराया और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उसको सस्पेंड होना चाहिए, उसके लिए चलना चाहिए। हम किस आधार पर करेंगे? किसी भी व्यक्ति पर आरोप हम लगाएं, उसको प्रमाणित करना हमारी जिम्मेदारी होती है। भारतीय कानून व्यवस्था का ये नियम है कि यदि हम कोई शिकायत कर रहे हैं, किसी पर कोई आरोप लगा रहे हैं, तो उस आरोप को हमें प्रमाणित करना पड़ेगा, हमको सिद्ध करना पड़ेगा। यदि हमारे साथ मारपीट हुई है तो सामने वाला व्यक्ति किस तरह से उसमें शामिल है और उसने किस तरीके से हमें चोट पहुंचाई है, आघात पहुंचाया है, इसको हमको प्रमाणित करना पड़ेगा। हवा में बात करने से कुछ नहीं होता। लेकिन जो ये राजश्री वाले पत्रकार और घर बैठे संगठन वाले संगठन के पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने हमारे समाज को भी भ्रमित किया है, अन्य वर्ग को भी भ्रमित किया है और पत्रकारिता की परिभाषा ही बदल दी है। और हम ये मान के चुप बैठ गए हैं कि इनका स्तर अलग है, ये जो भी करे, हमें क्या लेना है, हमको अपना काम साफ सुथरा करना। ऐसा नहीं है। हमारे चुप हो जाने का मतलब आज कमजोरी से लगाया जा रहा है। यदि हम चुप हैं तो हम कमजोर हैं। सच होना पर्याप्त नहीं है, सच दिखना और सच साबित करना भी आवश्यक है। हम तो साहब उस समाज में रह रहे हैं जिसमें जीवित होने का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है कि हम जीवित हैं। और यदि धोखे से किसी ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी अधिकारी ने लिख दिया कि हम मृत हैं, तो फिर उसको रिश्वत देके हमको लिखवाना पड़ता है कि हम जीवित हैं। ये वो समाज है
ये वो अंधेरगर्दी का वातावरण है कि जिसने जो कर दिया वो हो गया। आप सब भली भांति परिचित हैं, सब बुद्धिमान हैं। रोज आपके सामने राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव स्तर तक 50 मामले आते होंगे और आप सब भुगत होंगे। अब इन परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए, ये आवश्यक है। तो ये एक कानून के नजर में, कानूनी स्तर पर, व्यवस्था के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अलग अलग व्यवस्थाएं और अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। इस समस्या का कैसे निदान किस स्तर पर होगा, ये निर्धारण हमें करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो खरगोन तक सीमित है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो संभाग तक सीमित है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सामान्य है, सब जगह एक जैसी है। मध्य प्रदेश में तो भी ठीक है, आप उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश की समस्याएं देख के रूह कांप जाती है। आपका किसी ताकतवर व्यक्ति से विरोध हुआ, आपने किसी विधायक मंत्री के खिलाफ समाचार लिखा, आपने किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ लिखा, तो दूसरे दिन रात को 12 बजे वहां का थानेदार आपको उठा ले जाएगा और बंद कर देगा। और 2 महीने पहले ही कोई धाराएं और शिकायत सब मिल जाएंगी, फिर कोई ना तो जमानत होती ना कुछ होता, आप जेल जाते हैं। 2-4 महीने तक आपको ठंडी स्थिति में लाकर और फिर बाहर किया जाएगा। तब तक आपकी पत्रकारिता भी मर जाएगी, आपका मनोबल भी मर जाएगा, और वो इंसान जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक जज्बा पैदा करता था अंदर, वो जज्बा भी मर जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब इस समय कुछ कम हो गया है। जो ईमानदार और सच्चा ताकतवर पत्रकार होता था, नक्सली बता के उसको गोली मार दी जाती थी। और यदि गोली नहीं मारे तो उसको नक्सली के उसमें जेल में डाल देते थे। एक ऐसे मामला आया, हम लोग यहां से गए राजगढ़, पति पत्नी दोनों को जेल में बंद कर दिया एक मंत्री के इशारे पर। हम लोग जब वहां गए, जेलर से मिले, उनको बताया, जेलर ने स्वीकार किया कि फर्जी है, तो बोले हमारे बस में तो कुछ है नहीं। ऐसे ने कहा इतनी 10 शिकायतें हैं। हाई कोर्ट से उनकी जमानत हुई। हाई कोर्ट से जमानत होने के बाद जो परिस्थितियां आई वो बिल्कुल अलग। सार्वजनिक तौर से कहने में मुझे भी संकोच है, क्योंकि हम अपने ही परिवार की, अपने भाई की इस तरीके से माइक लगा के कोई खिल्ली नहीं उड़ाना चाहते, उनको अपमानित नहीं करना। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने स्थायित्व के लिए एक चिंतन करें और एक साथ होकर एक लाइन का निर्धारण नहीं करेंगे तो जीवन भर हम चौथे स्तंभ बने रहेंगे, और इसी चौथे स्तंभ की कहानी सुनते सुनते हमारी पत्रकारिता और हमारा भी अंत हो जाएगा। पत्रकार कल्याण परिषद का जब हमने गठन किया तो हमारा यही उद्देश्य था कि बौद्धिक पत्रकार जो वास्तव में लिखना चाहते हैं, जो लिखते हैं और समाज को एक दिशा में ले जा रहे हैं, दिशा देने की जिनमें क्षमता है, उनके साथ मिलकर इस बिरादरी के लिए कुछ नया किया जाए। भीड़ बहुत बढ़ गई है, उस भीड़ में खड़े होकर हम यदि स्वर मिला के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो गुम हो जाएंगे। शासन प्रशासन कोई आपकी नहीं सुनता। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, बेहतर जानते हैं। हम लोगों ने पत्रकारिता जब शुरू की थी तो कलेक्टर और एसपी के फोन आते थे खबर जानने के लिए। आज हम इस तरीके की कहानियां लेकर उनके ऑफिस में खड़े रहते हैं, आप बाइट दे दो, बोलते अभी टाइम नहीं है, बाद में। उनके गेट का जो रहता है वो नहीं मिलता, वो बोलता है बाद में जाइए, अभी साहब बिजी है, बाइट नहीं मिलेगी। और जिस धंधा सेठ होगी कि बाइक आईडी लेके हम काम करते हैं, वो धंधा सेठ कहते हैं जब तक उनकी बाइक नहीं होगी तब तक आपकी खबर नहीं चलेगी। हमारी खबर उनके विचारों की गुलाम हो गई। अब इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं?
इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूं वो सही है। मुझसे ज्यादा आप संघर्ष कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा आपके बुद्धि विवेक है। परिस्थितियों का आकलन करें, उस पर चिंतन करें कि कैसे पत्रकारिता का सम्मान बढ़े और पत्रकार ताकतवर हो। पत्रकार कल्याण परिषद का सिर्फ एक उद्देश्य है कि पत्रकारिता सम्मानित हो। चौराहे पर सार्वजनिक तौर से पत्रकारिता को गाली देने की स्थिति ना बने और पत्र जाता है उस पर बदलाव हो, पत्रकार को इतना कमजोर न माना जाए और पत्रकार भी अपने आप को ताकतवर समझे। उसे ये लगे कि कोई बात होगी तो हम 500 लोग इकट्ठे होकर यहां अपनी बात मनवा लें। आज के समय की ये मांग है कि आप संगठित होइए, आप इकट्ठे होइए। हमने कई ऐसे मामले देखे हैं कि निर्दोषों के ऊपर मुकदमा कायम हो गया है क्योंकि उस समाज के 500 लोगों ने थाना घेर दिया है। थाना घेरने पर मुकदमे कायम होते हैं आज के समय में। लेकिन यदि इसको हम गंभीरता से विचार करेंगे तभी ये संभव है। और यदि संजय शर्मा का कार्यक्रम मानकर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चले जाएंगे तो जो हो रहा है वो होते रहेगा और वैसा ही होते जाना है। यदि यही नियत है तो फिर हम कभी सफल नहीं होंगे। हमको चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये समाज में आप रह रहे हो, हर जगह जातिवाद है। एक जातिवाद आप भी चला लो, आप भी पत्रकार हैं, आप अपनी जाति के लिए करिए। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके ऊपर कई तरह के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, मातृभूमि का ऋण। तो एक ऋण ये समाज का भी है, इस पैसे का भी ऋण होता है। पत्रकार बनके यदि आपने सम्मान हासिल किया है, पत्रकार बनकर यदि आपने अर्थ अर्जित किया है और पत्रकार बनकर यदि आपने अपने सिद्धांत को लोगों पर थोपा है या रखा है तो उसके प्रति आपका ऋण है, अपनी जाति के लिए, अपनी बिरादरी के लिए और इस पत्रकारिता के लिए। यूं तो हर व्यक्ति अपना जीवन यापन कर लेता है और अंत में राम नाम सत्य सबका होना है। उसी क्रम में अपन भी खड़े हैं। पहले किसी की बारी होगी, चौथा, पांचवा, 10वां, 100वां, 50वां अपना भी नंबर है, अपन लाइने में खड़े हैं। लेकिन राम नाम सत्य के पहले यदि हम अपनी जात बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए कुछ कर जाते हैं तो लोग याद करेंगे और हमारा भी इस कौम के प्रति अपना कर्तव्य पूरा होगा। पत्रकारिता हमेशा सम्मानित रही है। पहले भी पत्रकारिता में कोई घटनाक्रम नहीं हुए। विद्यार्थी जी को लाठी मारकर मार डाला गया। इतने ताकतवर होते तो लोग उनको देख के भाग जाते, क्यों कोई उन पर हमला करता? विचार था उनका, उन्होंने विचार से परिवर्तन का प्रयास किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दो अखबार चलाते थे, तन में कपड़े नहीं थे लेकिन वो पत्रकार थे, पत्रकारिता करते थे। उस दौरान अंग्रेजों के समय में वो चाहते तो बड़े कोठी वाले बन जाते। 4 लाइन को लिखना था कि अंग्रेज भगवान है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे समाज सेवी सफेद पोष अंग्रेजों के चरण चुंबन करते थे और वो तब भी राज कर रहे थे, आज भी राज कर रहे हैं। पर उनमें और हमारे पत्रकारों में अंतर है। उनका कोई सम्मान से नाम नहीं लेता। फटे चप्पल, फटे कुर्ता और धोती के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जहां भी आप उनका नाम आएगा आपका मस्तक नीचा हो जाएगा। उनके लिए आप उनको प्रणाम करेंगे। गणेश संकट विद्यार्थी को याद करके आपके मन से श्रद्धा उठती। दूर मत जाइए, आप अपने समाज में देखिए कि कोई ईमानदार पत्रकार है, ईमानदारी से पत्रकारिता करता है तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप उसका अपमान कर दें या उसके खिलाफ कोई एक शब्द बोल दें, चाहे जितना बेईमानी का समय हो। मैं अपने जिस्सी जी की एक बात का कल से उस पर विचार कर रहा हूं। इन्होंने कहा यदि इस तरीके के बेईमान, चोर और दो कौड़ी के पत्रकार बन के और रुपये ना दे तो असली पत्रकारों का सम्मान ही घट जाता है। आज भी समाज में असली पत्रकार का सम्मान है। मैं ये निवेदन करने आया हूं कि आप असली बने,
और कम से कम एक साथी को असली बना लें। हमारा एक साथी असली बन जाए तो हम 1 से 11 हो जाएंगे। पत्रकार कभी 1 से 2 नहीं होता, विचारधारा कभी 1 से 2 नहीं होती, सिद्धांत को किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती। वो तो एक बीजारोपण है। एक दाना जैसे मिट्टी पर पड़ता है तो जब वो निकलता है तो अकेला नहीं निकलता, वो बाली के रूप में निकलता है। ये हमारा दायित्व है। हम और भी कोई काम कर सकते थे, और भी कोई नौकरी पेशा कर सकते थे, दुकान कर सकते थे, लेकिन यदि हमने पत्रकारिता को चुना है, राष्ट्रभक्ति हमारे मन में आई है, समाज में सेवा का जज्बा हमारे अंदर से यदि उपजा है तो उसको निरर्थक नहीं जाना चाहिए, उसको सार्थक करना है। और सार्थक तभी होगा जब इस पेशे को ईमानदारी से हम पूरा करें। हम पत्रकार बन भी गए, कोई ऐसी खासी नौकरी नहीं की, कोई व्यवहार नहीं किया, कोई लाभ नहीं कमाया, और यहाँ जो लाभ मिलना है उससे भी वंचित हो रहे हैं, समाज को भी वंचित कर रहे हैं, तो हमारा धर्म बहुत कष्ट हो गया। धन मिले तो मिले, लेकिन धर्म को बचाने का आज हमारा दायित्व है। और ऐसे समय में जब समाज संकट में हो, मेरा मानना है कि झूठों का बोलबाला है, ऐसी परिस्थिति में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करें। पत्रकारों को संगठित होने की आज आवश्यकता है। मैं सीधा निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि हम सब संगठित हो, एक साथ हो और अपनी समस्याओं के निदान के लिए एक एक करके एक समस्या चिन्हित करें। अभी हमारे मोहम्मद नईम खान जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कर रहे थे। पत्रकार सुरक्षा कानून बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि बेईमान ईमानदारी से डरता है, और उस बेईमान को ईमानदारी को ताकत देने की जब बात की जाती है, वो हमें गुमराह करके और किनारे हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, 3-4 बार पत्रकार सुरक्षा कानून की उन्होंने बात की और कहा कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर रहे हैं, ये चुनाव हो जाए, वो चुनाव हो जाए। हमने उनके चुनाव देखे, वो मुख्यमंत्री भी बने, फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई, फिर कभी उन्होंने पत्रकारों को बढ़िया खाना खिलाया, वो उसमें गले में हाथ डाला, अर्जुन मिन्नत की, और बड़े प्रतिभाषी हैं वो। पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लागू किया। हमारी कमलनाथ जी से बात हुई थी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए। पहली बार में उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया, मसौदा तैयार किया, तब तक कुछ तथाकथित देशभक्त ऐसी परिस्थिति में आ गए कि वो सरकारी उनकी चली गई। दोबारा कोई अवसर नहीं मिला, दोबारा भी उनसे पूरा उनका उत्तर के लिए आए तो हम इस बार 3 महीने के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे। पत्रकारों को सुरक्षा देंगे, क्योंकि पत्रकार ही बेईमान को पकड़ सकता है, कोई सीबीआई नहीं पकड़ सकती बेईमान को। चोरों को, भ्रष्टाचारियों को कोई सीबीआई, कोई पुलिस, कोई एजेंसी नहीं पकड़ सकती। यदि कोई पकड़ सकता है तो पत्रकार पकड़ सकता है, क्योंकि उसको उसके पीछे वेतन नहीं लेना, उसको अपने सम्मान को, अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को, अपने। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे प्रिय शर्मा जी, चंदेल जी और सरस्वती की माँ सरस्वती की जिन पर विशेष कृपा है, बड़वा से यहाँ हमारे भाई प्रवीण शर्मा जी, आप सभी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हम लोग अपनी आपस में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसीलिए सामने अपने परिवार के सदस्य हैं। मंच पर मोहम्मद नईम खान जी, राष्ट्रीय संयोजक, जो संगठन के लिए 24 घंटे समर्पित हैं, वो विराजमान हैं।
उनका मार्गदर्शन और सम्मल सदैव हमें मिलता है, जिसके आधार पर हम लोग आगे की रणनीति तय करते हैं और उस पर काम करते हैं। और पत्रकार मजबूत कैसे हो? पत्रकारिता पर आत्मविश्वास जो घट रहा है, उस विश्वास को कायम करना है।